요모 지내소나 저질라도 레제모 증인도모 예묘 자문자 예모 내는 진행계획 자신이와오 견든다마 전는데메 라시조 미노라나라마 예게제베네 송예조랑원자지나메게제 내는 진행계획 라지수마원다. May I now request Professor Samdo Rinpoche to kindly give the introductory remarks. Namo Ratnatraya, Namo Avalokiteshwaraya, परम पूजनीय श्रद्धेय परम पावन दलाई लामा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मंच पर विराजित आनंद माननीय श्री किरण रिजिजू जी, केंद्र विधि एवं न्याय मंत्री माननीय श्री कुमार सरजीत, बिहार की कृषि मंत्री, अन्य सभी आदरणीय गुरुजन एवं शासनिक एवं राजनीतिक नेतृगण, संघ एवं प्रिय मित्रों, जैसा आप सबको विदित है कि आर्यावर्त भारतवर्ष अति प्राचीन काल से ही विद्या, कला, दर्शन और शास्त्रों की एक विशेष स्रोत रहा है। दो 2600 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध उत्पन्न हुए थे। उससे पहले ही भारतवर्ष में शश दर्शन परंपरा अथवा पंचवज्ञ तार्किक उपस्थित थे, उनका परंपरा विकसित हो चुके थे, जिनमें अनेक शाखा प्रशाखा रहे हैं। मूल रूप से सांख्य, मीमांसक, वैशेषिक, न्याय एवं चार्वाक, बौद्ध और ज्ञान लगभग एक समय में उत्पत्ति हुआ। ये सारे दार्शनिक परंपरा न्याय एवं तर्क पर आधारित थे। भारतीय पारंपरिक सभी विद्याओं में न्याय की और तर्क की कसौटी पर कास करके समस्त सत्यों को निर्धारित करने का अतिरिक्त कोई भी चीज़ अचिंतनीय या तर्क उत्तर की संज्ञा दे करके अंधविश्वास की प्रथा कभी हुआ नहीं। भारतीय न्याय पद्धति की प्रभाव से पश्चात में बहुत बाद लॉजिक या रैशनैलिटी की नाम से कुछ शास्त्र विकसित हुआ है। वह भारतीय विद्या की दृष्टि से देखें तो वह ऐसा कोई सत्रीय विद्या की
नाम देने लायक कोई दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए जब हम भारतीय पश्चिम विद्या की बात करते हैं तो वो एक अविकसित या पिछड़े हुए विद्या की या ज्ञान की बात नहीं करते हैं। आज भी वो बहुत ही एक प्रकार से अति विकसित के रूप में देखा जाना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे कहा करते थे कि आधुनिक साइंस अभी पूर्ण रूप से विकसित हुआ नहीं है। जब इस विकास के क्रम निरंतरता आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा भारतीय आध्यात्मिक विद्या के साथ आधुनिक साइंस की सम्मेलन हो। उस समय संपूर्ण विश्व की व्यवस्था एकदम अलग होंगी। प्रारंभ में मैं उनसे असहमत जताया करते थे, ऐसा संभव नहीं है, परंतु गत लगभग 3-4 दशक में परम पावन दलाई लामा जी ने आधुनिक साइंसदानों के साथ वार्तालाप और संपर्क स्थापित करके ये सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक साइंस भी अगर वो ठीक ढंग से विकास कर सकें तो एक दिन ऐसा आएगा वो भारतीय पश्चिम विद्या को समझेंगे। इस प्रकार की जो बहुत विशाल भारतीय पश्चिम विद्या के एक भंडार थे वो आज भारतवर्ष में उतना प्रभावी और व्यापक नहीं हैं। लोग बीच में लगभग 300-400 वर्ष की मध्य में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के कारण वो सब का ह्रास हुआ है और जिसकी पुनः उद्धार पूर्ण रूप से अभी हुआ नहीं है। परंतु ये सारे विद्या की मूल शास्त्रियाँ और उनके वांग्मय बौद्ध भाषा में अनुनित हैं। बौद्ध वांग्मय के साथ साथ बौद्ध इतर वांग्मय भी विपुल रूप से बौद्ध भाषा में अभी उपलब्ध हैं। और ये सारे चीज़ दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए, जिन षष्ठ दर्शन की परंपरा मैंने उल्लेख किया था, उन सब के मत कभी विस्तार से सूत्र से समझा जाए तो लंकावतार, ललित बिस्तर, विशेष रूप से धर्मजल सूत्र आदि बुद्ध वचन और शास्त्रों में तर्क ज्वल, मध्यमिक रत्न, प्रदीप, तत्संग्रह आदि में बहुत विस्तार से और प्रमाणवादिक और सहित शास्त्रों में बहुत से विस्तार से कभी पूर्व पक्ष के रूप में, कभी स्वपक्ष के रूप में वर्णित किया है। और तिब्बती विद्वानों ने अपने अपने दर्शन शास्त्रों की, सर्वदर्शन शास्त्रों की रचना करते हुए इन सब का उल्लेख बहुत विस्तार से है। तो इसलिए आज हम ये कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय विद्या की वांग्मय के स्रोत और परंपरा की अध्ययन अध्यापन सबसे अधिक किसको परिचित हैं तो ये बौद्ध वासियों के साथ हैं, अच्छी परंपरा से आए हुए। और वांग्मय की दृष्टि से जो कुछ मूल स्रोत की शास्त्रों की आवश्यकता है वो बौद्ध वांग्मय में निहित है। प्राचीन भारतीय विद्या, अभी पूर्ववक्ता ने जैसा कहा कि आज की दुनिया में अब सबसे अधिक प्रासंगिक विद्या के रूप में उभर रही हैं। ये जगत अनेक चुनौतियों से ग्रस्त हैं, अनेक समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। युद्ध, हिंसक, सामाजिक या आर्थिक असमता
और पर्यावरण का प्रदूषण, पृथ्वी की तापमान का वृद्धि, जलवायु की परिवर्तन इत्यादि जो बहुत से समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं को कहीं से अगर समाधान ढूंढना है तो वो समाधान आधुनिक के प्रायोगिक या साइंस के माध्यम से मिलने की उम्मीद थे। अब उम्मीद अब टूट चुके हैं। अब साइंसदानों का भी ये कहना है कि हमारे पास कोई इसका समाधान नहीं है। अब इसकी मात्र एक समाधान अगर कहीं से ढूंढना हो तो यहीं पश्चिम भारतीय विद्या में जो समस्त जगत को एक परस्पर आश्रित रूप में प्रतीत संपद के सिद्धांत को माना है, उस सिद्धांत पर आधारित होकर के कारुणिकमय मनस्थित और अहिंसकमय व्यवहार, ये दो चीज़ अगर मनुष्य के जीवन में उतर सकें तो उपरोक्त जो समस्याओं का, चुनौतियों का मैंने आख्या किया है, उन सब का समस्या इससे हुआ जा सकता है। तो इसलिए परम पूज्य दलाई लामा जी बहुत समय से पश्चिम भारतीय विद्याओं को पुनः उद्धार करने की और उनकी संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत चिंतित रहे हैं। उनके प्रारंभिक रूप में 3 प्रतिबद्धताएं संकल्प थे और उसके ऊपर एक चौथा प्राचीन भारतीय विद्या को पुनः उदित करने की जो संकल्प है उन्होंने चौथे रूप में लिया है। तो ये कार्य अनेक संस्था के माध्यम से, जैसा धर्मशाला में स्कूल ऑफ लॉजिक, सारा इंस्टीट्यूट, तिब्बती चिकित्सा विद्या की संस्था, तिब्बती ग्रंथालय और दिल्ली तिब्बत हाउस और दिल्ली फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेंगलोर में स्थित दलाई लामा संस्था, सारनाथ केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान आदि अनेक संस्थाओं के माध्यम से ये बहुत दिनों से काम चल रहा है। लेकिन इन सब के कार्य को एक समन्वय के रूप में, संगठित रूप में आगे बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से भारतीय विद्या की सेवा में परम पूज्य दलाई लामा जी के नेतृत्व में तिब्बती जनसाधारण एक विशेष योगदान प्रस्तुत करने की विचार से इस संस्था को, जिसका दलाई लामा बौद्ध भारतीय प्राचीन विद्या केंद्र की नाम से जापित हैं, इसका स्थापित करने की विचार परम पूज्य जी ने उद्घोषित किया और जिसमें सभी लोगों के सहयोग से अब इसकी कार्य प्रारंभ करने की हम इसमें पहुँचे हैं। भारत की जो एक सर्वभौम दायित्व हैं जगत गुरु की, ये जगत गुरु का शब्द एक अलंकृत रूप से कहा नहीं गया है। अनेक समय तक भारत संपूर्ण जगत को आध्यात्मिक के दर्शन प्रदर्शित करने के लिए गुरु के रूप में थे, जिसका एक कालांतर से ह्रास हुआ है। अब उस दायित्व को पुनः निभाने की समय आ चुके हैं और जिस कार्य के लिए इस केंद्र में या एक विश्वविद्यालय के ढांचा से मात्र शैक्षणिक संस्था के रूप में नहीं है, ये एक खुले मुक्त अध्ययन अध्यापन शोध की स्रोत, जिसमें चाहे निराक्षर लोग भी आवें तो उनको भी मौखिक रूप से, दृश्य रूप से कुछ न कुछ ज्ञान दिया जा सकें और सुव्यवस्थित संस्थानों के माध्यम से हमारे यहाँ पर तैयार किए हुए पाठ्यक्रम को संचालन भी किया जा सके और यहाँ भी संचालन किया जा सके, जिसके भौतिक रूप यहाँ पर प्रदर्शित हैं। इस तरह से एक संरचना निर्माण होगा और उसमें मूल रूप से विद्या की विकास में जो इस समय की शिक्षा पद्धति हैं, उसके नियम कानूनों की बंधन से मुक्त होकर के जैसा शक्ति, यथा इच्छा
यथासंभावना को लेकर कहीं न कहीं कोई भी आदमी इस विद्या के अंदर अपना प्रवेश कर सकें। और ये तिब्बती लोगों की ओर से भारतवर्ष की अपने ऋण को ऋण करने की कार्य भी होगा, ऐसा सब सोच करके इस कार्य को प्रारंभ किया गया है। जैसा पूर्ववाता ने कहा है, इस कार्य में बिहार सरकार की ओर से अत्यधिक योगदान मिला है। केंद्र सरकार विशेष रूप से विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि और इसमें हमारा साथ रहे हैं शुरू से लेकर के, और आज भी अनेक महानुभाव लोग विदेश मंत्रालय की ओर से बहुत अल्पकाल की सूचना में यहाँ पर पधारने की कृपा किया है। और श्री नीति कुमार जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के भूमि उपलब्ध करना और भूमि की पंजीकरण की शुल्क को भी माफ़ करना आदि बहुत सा योगदान दिया है। मैत्री योजना की ओर से न केवल ये बहुत ही सुंदर जगह को उपलब्ध किया है, उसके अतिरिक्त यहाँ उनकी पहले से मौजूद जो ढांचा थे उनको हमें उपयोग करने की सुविधा दिया है। इन सब के लिए मैं अपना हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और ये एक नए संस्था मूल रूप से बौद्ध भारत और तिब्बत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को संरक्षण और संवर्धन करने की कार्य करेंगे, जिसको संपूर्ण जगत की मानव मात्र के हित में उपयोग में लाने के कार्य करेंगे। और ये पूर्ण रूप से ज्ञान आश्रित होगा। आगे भी जो इसका ज्ञान आश्रित होंगे, हर कार्य निःशुल्क होंगे, लेकिन ये जो चलेगा ज्ञान आश्रित होकर के। और उसके साथ साथ केंद्र विदेश मंत्रालय और बिहार सरकार की समय समय पर आवश्यक अनुदान वगैरह का भी आश्वासन है, उनसे संचालित होगा। मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ। और ये संस्था आगे चल कर के मंगत की मध्य में बुद्ध गया के पवित्र स्थल पर परम पावन दलाई लामा जी का एक स्थायी पीठ के रूप में, और उस पीठ के माध्यम से बौद्ध भारतीय विद्या को संपूर्ण जगत के हित के लिए प्रसार करने की कार्य होगा। और ये पूर्ण रूप से एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है। इसकी अध्ययन अध्यापन शोध की सारी जो है वो शैक्षणिक के विषय ही होंगे। इसमें कोई धर्म कर्म की प्रचार की कार्य नहीं होंगे। तो इस दृष्टि से एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष संस्था के माध्यम से समस्त प्राचीन भारतीय दर्शन और साइंस की जितना भी ज्ञान उपलब्ध हैं वो जगत के हित में हम प्रसार कर सकें, जिससे भारतवर्ष को जगत गुरु के रूप में पुनः स्थापित कर सकें। ये हमारे एक प्रकार से सपना है। और इस सपना को साकार करने में आज यहाँ पर उपस्थित जितना जनसंख्या है और उनके माध्यम से जहाँ जहाँ पर भी इस बात को पहुँचेंगे और जो भी भारतीय विद्याओं से स्नेह रखते हैं उन सब का योगदान मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। पुनः परम पावन जी की आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट करते हुए और सभी महानुभावों का आभार प्रकट करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जगत।